गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन इस लेक्चर में डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन फॉर्मूला इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और अपन एक लिमिटेशंस देखेंगे कि डायमेंशंस की लिमिटेशन क्या होती है डायमेंशनल एनालिसिस की। और इसके अलावा अपन फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उनकी भी अपन डायमेंशन निकालना सीखेंगे और उनकी यूनिट्स भी अपन आज देखेंगे कि उनकी यूनिट्स क्या हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अपन मैंने आपको बताया था दिस इज द एबीसीडी ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे आपको फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके फॉर्मूले यहाँ पे दिखेंगे, उनकी कुछ इक्वेशन आपको दिखेंगी और आपको क्या करना है, उनका डायमेंशन और यूनिट निकालना सीखना है। अगर अपने को इतना आ जाता है, बेसिकली क्या है, कास्टिंग है। यहाँ पे अभी आप पिक्चर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कास्ट से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि कौन से कास्टिंग कैरेक्टर्स अपन ने लिए हैं। यहाँ पे आप उनसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उनका आगे जाकर के रोल क्या होगा, बस आप आज उनको देख रहे हैं कि ठीक है इस फिजिक्स नाम की मूवी में ये कैरेक्टर्स हैं जिनका एक रोल आने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस लेक्चर को लास्ट लेक्चर से रिलेट करते हुए, जिसमें अपन ने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई तो उसको मैं समराइज करना चाहता हूं। तो ये जो दुनिया है, इसके अंदर इस दुनिया को अपन बोल सकते हैं कि एक फिजिकल वर्ल्ड है। अपन ने एक एग्जांपल लिया था चेस का। उस चेस के एग्जांपल में क्या हो रहा था, अपन ने जो लॉज बनाए कि ये ऐसे मूव करेगा, घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, प्यादा 1 कदम चलेगा, वो क्या थे, अपन ने लॉज बनाए। अगर वो लॉज बिगड़ रहे थे तो अपन ने उसको मॉडिफाई किया और इस पैटर्न पे ले आए कि अगर 2 लोग उसको बैठ करके खेलें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसने मॉडिफाई किया, किसने लॉज बनाए, जो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो यानी कि हमेशा हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। तो अपन अगर इस पूरी की पूरी दुनिया को एक फिजिकल वर्ल्ड मान ले तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ फिनोमिनाज हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उन फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, कुछ लॉज बनाए। क्या हमने उन लॉज को फिजिकल लॉज का नाम दिया? बिल्कुल दिया। अब उन फिजिकल लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए, हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। क्या कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होती हैं? तो हाँ, बिल्कुल होती है। उनको हमने क्या नाम दिया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? बिल्कुल है। लेकिन क्या हमारा 7 से काम चल रहा था? नहीं। तो हमने क्या किया, 2 और ऐड किया। वो 2 और कौन सी थी, सप्लीमेंट्री। उसके अंदर अपन ने प्लेन और सॉलिड एंगल देखा था। अच्छा, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अपने को कुछ चीज चाहिए। क्या अपन उसके लिए यूनिट लेते हैं? बिल्कुल। हमने उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया और उससे कंपेयर कराया ताकि हमको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम मेजर कर सके। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका क्या है, उसकी यूनिट कैलकुलेट करना। अच्छा, अब अपने पास जब भी अपन किसी की यूनिट, जितनी यूनिट होंगी अपने पास, क्या उतनी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी? बिल्कुल होंगी। अपन ने एक चीज देखी थी, एन यू। यहां पे एन क्या था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या थी, एक यूनिट थी। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये अपने को एक मैग्नीट्यूड बताती है एक फिजिकल क्वांटिटी का। तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी उतनी क्या होंगी, यूनिट होंगी। अपन ने कल तक इतने टाइम तक अपन ने यहां तक अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को, फंडामेंटल जो आपकी बेस यूनिट्स होती हैं, अगर आप उनको एक्सपोनेंट पावर में कुछ भी, अगर उसकी आप पावर में कुछ भी लगा दें तो वो आपका क्या हो जाता है, डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल कल अपन ने देखा था फोर्स का, और बेसिकली कल अपन ने यूनिट निकालना सीखा था फोर्स की और एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की। तो आज भी अपन वही चीज देखते हैं। जैसे अगर मेरे को वेलोसिटी की यूनिट कैलकुलेट करनी है तो ये क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो अपन ने क्या लिख लिया यहाँ पे, मीटर अपॉन, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब जो मीटर है वो है क्या एक्चुअल में, वो लेंथ है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख लिया, एल। और टाइम क्या है, टाइम क्या है, टी। सेकंड्स क्या है, टाइम। तो डिवाइड बाय टी। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, एल टी इनवर्स 1। यानी कि अपन ने फंडामेंटल बेस यूनिट्स को उनकी पावर लगा दी। जैसे यहाँ पे एल की पावर 1 है और टी की पावर -1 है, तो ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। अब बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला की। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, V इज इक्वल्स टू एल टी इनवर्स 1, और मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या आप कह सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर मैंने इसको एनक्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया।
अब जैसे यहां पे बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स का अगर अपने को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, पहले तो उसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन कैलकुलेट करने के बाद अपन उसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। एज यू कैन रीड इन द स्लाइड ऑल्सो, देयर इज द डेफिनेशन गिवन फॉर द डायमेंशन फॉर्मूला। और अपन यहां पे निकालना देखते हैं कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो अपने को सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम डॉट ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, एक क्वांटिटी जिसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किलोग्राम एसआई सिस्टम में। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चलिए पहले अपन एक्सेलरेशन का देखते हैं। इसको करने से पहले यहां पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अपन ने कल के लेक्चर में देखा था v माइनस यू अपॉन टी, और वेलोसिटी में से ही एक वेलोसिटी माइनस हो रही है तो क्या मिलेगी, एक वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अपन ने डायमेंशन क्या निकाले थे, या उसकी यूनिट क्या निकाली थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और मास को किलोग्राम में। तो ये कितने के बराबर हो गया एफ, इतने के, और इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। अपन ने न्यूटन के नाम पे रखी हुई है इसकी यूनिट फोर्स की। तो ये आ गया। अब इसका अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, किलोग्राम यानी कि क्या है, मास है। तो मास है तो मैंने क्या लिख लिया, कैपिटल एम, और फिर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मीटर से। मीटर क्या है, एक लेंथ है, तो मैंने क्या कर दिया, इंटू एल। और नीचे क्या है उसके, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर क्या है, एक टाइम है, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे, टी की पावर -2। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूंगा, इधर भी पैरेंथेसिस, और यहां पे जो एफ होगा वो भी किसमें, पैरेंथेसिस में। तो एफ इज इक्वल्स टू ML/T−2, ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और देखते हैं अपन और क्या टर्म आ रही है अपने पास आगे, डायमेंशन इक्वेशन। इक्वेशन और फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अपन दोनों की डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ, इट इज रिटन बाय एनक्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये तो अपना क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और मैं उसको, जैसे फोर्स का अपन ने क्या निकाला था डायमेंशन, ML/T−2, ये अपन ने फोर्स का डायमेंशन निकाला था। तो इसको अगर मैंने पैरेंथेसिस में बंद कर दिया तो ये तो क्या हो गया, इतना पार्ट, ये तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और इक्वेशन कैसे हो जाएगी, अगर मैं इसको भी इधर ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये क्या हो गई, पूरी की पूरी एक, ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो ये बेसिकली बहुत मतलब बेसिक सी चीजें हैं। ये अपने एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि भाई जो टर्मिनोलॉजीज है उनका डिफरेंस क्या होता है उनके अंदर आपस में। तो इसी के साथ अपन और चीजें देखते हैं। वेलोसिटी का भी अपन ने निकाल लिया था, LT−1 और इसका ML/T−2। अब यहां पे आप देखिए, आप देख रहे हैं m की पावर 0 आ रहा है। तो अपन तीन चीजों को अपन अपना बेस मान करके चलते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो यहां पे मास अपना कुछ भी नहीं था, फिर भी अपन ने क्या लिख दिया, m की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। तो अपन उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन आया था ना अपना LT−1, तो अपन उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि सेम चीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट अपन कर सकते हैं, है ना। अगर आपको मैं बोलूं कि 2 आम के साथ 2 एप्पल आप ऐड कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 आम के साथ 2 आम ही ऐड होंगे, 2 एप्पल के साथ 2 एप्पल ही ऐड होंगे। तो लेकिन यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपने को क्या बताता है कि आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड तो आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही करेंगे। मींस यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट, मींस सेम। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं x + x, तो इनको आपने क्या किया, ऐड करके 2x लिख दिया, या 2x - x, तो यहां पे आपने सब्ट्रैक्ट करके x लिख दिया, यानी कि आपको एक सिंगल चीज मिल रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप x + y करो,
तो यहां पे आपको सिंगल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, आप दो अलग अलग चीजों को ऐड नहीं कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो लेकिन उनको ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन आप x इंटू वाई ये आप जरूर कर सकते हो, ये अपन करते भी हैं। जैसे वर्क डन का अपना फॉर्मूला होता है तो उसके अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, उनको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंडा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक्स फिजिकल क्वांटिटी एंड बट यू कैन मल्टीप्लाई एनी फिजिकल क्वांटिटी विद ईच अदर। तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है, इन दिस प्रिंसिपल वी कैन मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटी विद सेम और डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूले। यानी कि दो अलग क्वांटिटी हो जाएंगी तो उनका ऑब्वियस सी बात है डायमेंशन भी अलग होगा, और जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनका डायमेंशन भी सेम होगा। तो दोनों बातें कहना सही है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम है उनको तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन जिनके दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले अलग है उनको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। However, no such rule applies to addition or subtraction, where only like physical quantities can only be added or subtracted। और उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है P plus Q is equals to P and Q both represent same physical quantity। अगर P plus Q ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, P और Q कैसे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी के। तो ये यहां तक फिजिकल मतलब अपन ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, तो आप यहां तक की चीजें नोट करिए, डेफिनेशंस वगैरह इनकी, फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अपन डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। अपने को डायमेंशन पता चल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया, डायमेंशनल इक्वेशन अपने को लिखना आ गया। अब अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे अपन खुद डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। जैसे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है जो भी नंबर आते हैं। तो अपने को बेसिकली करना किसका, E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर का। यहां पे m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो m जो मास है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल M, और जो वेलोसिटी है v का डायमेंशन अपन ने कैलकुलेट किया था, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो कितना आया था, मीटर पर सेकेंड, और इसको अपन ने कैसे लिखा था, LT इनवर्स 1, इस तरह से लिखा था। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, LT इनवर्स 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का क्या हो रहा है यहाँ पे, होल स्क्वायर हो रहा है। अब अपन इसको ओपन करते हैं इसके ब्रैकेट को, तो कितना आएगा, m L स्क्वायर T ऑफ -2। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आपको समझ में आया इसमें अपन ने क्या किया, जो कांस्टेंट था उसका क्या होता है डायमेंशन, कुछ भी नहीं होता, उसे अपन डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो अपने पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी बची, एक तो मास और एक वेलोसिटी। तो मास को अपन ने बेस यूनिट के फॉर्म में लिखा है एज कैपिटल M, और वेलोसिटी का डायमेंशन अपन को पता ही है कि LT इनवर्स 1 होता है। तो इसको अपन ने होल स्क्वायर कर दिया, और जब अपन ने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या है अपने पास, M L स्क्वायर T इनवर्स 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप लोग रीड कीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है इस इक्वेशन से, K इज इक्वल टू अल्फा S स्क्वायर, जहां पे K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा एक आपका कांस्टेंट है, और S क्या है आपका एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह लीजिए, ठीक है। यहां पे लिखा है वेयर S इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो यहां पे इन्होंने अल्फा के बारे में पूछा है और आपको ये इक्वेशन गिवन कर रखी है। तो यहां पे अपन कैसे कर सकते हैं, अल्फा का डायमेंशन अपने को पता करना है, तो K अपॉन S स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ये अपने को पता ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, S स्क्वायर, जो कि क्या है अपना डिस्टेंस है। तो एज आई सेड अर्लियर कि अपन जो मतलब कांस्टेंट होते हैं उनको अपन डायमेंशन लेस बता देते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो हाफ है इसको तो मैं क्या कर दूंगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मान लूंगा, एज 1 मान लूंगा। अब बचा mv स्क्वायर, तो m क्या है, मास, वेलोसिटी का अपने को डायमेंशन पता ही है, LT इनवर्स 1, और डिवाइड में क्या हो गया, L स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ है, तो अपन ने उसको क्या कर दिया, L स्क्वायर। अगर अब इस इक्वेशन को मैं ओपन करूं तो कितना होगा, m
एल और t -1 और एल ऑफ -2। अब -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1। तो अपने पास कितना आ गया? ml -1 t -1। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? अल्फा का। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? ml इनवर्स 1 t इनवर्स 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इसे, काफी इजी था ये। तो अब देखें अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अपने को पोजीशन दे रखी है एक पार्टिकल की। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं अपने को एक पार्टिकल की क्या दे रखी है? पोजीशन दे रखी है। एक्स क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये अपने को एक इक्वेशन गिवन है। यहां पे अब अपने को क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ वी नॉट एंड अल्फा एंड बोथ ऑफ दीज आर कांस्टेंट। तो ये अपना एक वेरिएबल हो गया, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो गए। फिर ये एक वेरिएबल है और इधर ये क्या आ गया? एक कांस्टेंट आ गया। और यहां पे एक और चीज मैं बताऊं, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी कोई भी पावर में चीज हो, यानी कि जब भी कोई एक्सपोनेंशियल की पावर आ रही हो, तो उसको अपन क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे किससे? 1 से, क्योंकि वो क्या होती है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो अब यहां पे अपने को अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? इधर देखिए, ई की पावर में जो अल्फा टी दिया हुआ है वो बेसिकली डायमेंशनलेस है, तो अपन उसको 1 के बराबर करते हैं। 1 के बराबर करने का मेरा मतलब क्या है? उसके डायमेंशन अपन कैसे लिखते हैं? m ऑफ 0, l ऑफ 0, t ऑफ 0। तो ये कितना हो जाता है? अल्फा टी बराबर 1 और अल्फा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी, टी यहां पे क्या है? टाइम है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी। अब मैंने इसको बेस यूनिट के फॉर्म में लिख लिया। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? टी इनवर्स 1। अब केवल टी इनवर्स 1 इसका डायमेंशन है, यानी कि यहां पे m भी क्या है? 0 और l भी क्या है? 0। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? m0 l0 t इनवर्स 1। ये आपका अल्फा का क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। तो अपन ऑप्शन में चेक करते हैं कि भाई टी इनवर्स 1 अल्फा का कोई डायमेंशन दिया हुआ है क्या? ए ऑप्शन में टी इनवर्स 1 है और सी ऑप्शन में टी इनवर्स 1 है। बाकी बी और डी तो अपन ने क्या कर दिए? कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि यहां पे अल्फा का डायमेंशन गलत लिखा हुआ है। फिर अपन कैलकुलेट करते हैं वी नॉट का। अब वी नॉट का अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई देखो, ये जो है डायमेंशनल में क्या होता है? एक इक्वेशन का जो इधर का डायमेंशन है वो इधर से बराबर होना चाहिए। तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वी नॉट बाय अल्फा माइनस वी नॉट ई की पावर अल्फा टी बाय अल्फा, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो हर पार्ट डायमेंशनली बैलेंस होना चाहिए। तो इस बिहाफ पे अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहां पे इस बिहाफ पे अपन इसको लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स अल्फा। अपन उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और x क्या है? यहां पे लिखा हुआ है x ब्रैकेट में t। इसका मतलब होता है x एट दिस टाइम। यहां पे टाइम मल्टीप्लाई में नहीं है, ये बोल रहे हैं इस टाइम पे ये पोजीशन है, इसका मतलब ये होता है। तो अब अपन यहां पे देखते हैं, x माने क्या हो गया? कोई ना कोई लेंथ। तो लेंथ को अपन ने l से रिप्रेजेंट कर दिया। और अल्फा का अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, कितना आया था? t इनवर्स 1। वो अपन ने एज इट इज यहां से ये वाली चीज पुट कर दी। तो अपना वी नॉट का कितना आ गया? m0 l1 t इनवर्स 1। ये इसके डायमेंशन आ गए। अब अपन अपना ऑप्शन चेक करते हैं कि कहीं पे ऐसा आ रहा है कि m0 l1 t इनवर्स 2, m0 l1 t0। तो ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा? सी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि करेक्ट हो गई होगा। यहां पे अपना वी नॉट का भी यही आ रहा है डायमेंशन और अल्फा का भी यही आ रहा है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे की चीज डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने नोट किया ये वाला क्वेश्चन। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग नोट ये वाला क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब तक मैं वाइप करता हूं बोर्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? a distance covered by a particle in time t is going by x is equals to a plus bt plus ct square plus dt square। यहाँ पे a b c d क्या है? एक कांस्टेंट है। और t में अपने को इक्वेशन, यानी कि टाइम में अपने को इक्वेशन दे रखी है, टाइम और डिस्टेंस में। ये x क्या है? अपना डिस्टेंस, और t क्या है यहाँ पे? टाइम। अब अपने को क्या पूछा है? a b c d का इन्होंने अपने से डायमेंशन पूछा है कि कितना होगा।
तो अगेन द सेम थिंग, ये इक्वेशन यहाँ पे जो x का डायमेंशन होगा, क्या यहाँ पे इनका भी वही डायमेंशन होगा? क्या x अगर अपने को एक लेंथ बता रहा है तो क्या ये सब भी लेंथ होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि अपन ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देखा है अगर इन सबको जोड़ने से अपने को लेंथ मिल रही है तो इसका मतलब ये चारों की चारों क्या है? एक लेंथ है। तो अपन इसको किसके बराबर करेंगे? x के बराबर, और अपन इनका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं अगर a का मुझे डायमेंशन पता करना हो तो a को मैं किसके बराबर कर दूंगा? x के, और x क्या है? एक लेंथ है। तो a का डायमेंशन कितना हो गया? l की पावर 1, और m और t क्या हो गया यहाँ पे? 0। अब अगर मुझे b का डायमेंशन पता करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? bt इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। यहां पे x क्या है? एक लेंथ है, और b क्या हो गया? b इज इक्वल टू एक्स बाई टी लिख सकता हूं। तो t अगर नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा? टाइम। ये क्या हो गया अपना? l t इनवर्स 1। ये अपना किसका डायमेंशन आ गया? b का। फिर देखिए अपन c और d का भी इसी तरह से देखेंगे। c t स्क्वायर को मैं किसके इक्वेट कर सकता हूं? x के। तो यहां पे c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन टी स्क्वायर। c का डायमेंशन कितना आ जाएगा? x क्या है? एक लेंथ है, और t क्या है? एक टाइम है। l t इनवर्स 2। ये आपका किसका डायमेंशन आ गया? c का। d के बारे में अब अपन देखते हैं। तो यहां पे क्या है? डी टी क्यूब इज इक्वल्स टू x। भाई जितना x का डायमेंशन होगा उतना ही इसका होगा, दोनों की दोनों लेंथ हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी क्यूब। d का डायमेंशन कितना हो जाएगा? l अपॉन टी क्यूब, जो कि कितना आ गया? l t इनवर्स 3। तो अपन ने a b c d सबके अपने डायमेंशन जो हैं यहां पे कैलकुलेट कर लिए। आप लोगों को समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन को कुछ लोग इसमें गलती क्या कर देते हैं कि भाई वो ये समझ लेते हैं कि ना ये कुछ और है, ये टाइम में इक्वेशन दी हुई है और ये x में यहाँ पे इक्वल टू कर रखा है, तो ये चीज गलत है। जबकि अपन ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या पढ़ा है कि अगर सेम क्वांटिटी ही आपस में ऐड हो सकती है, तो अगर ये सब के सब ऐड हो रहे हैं और इक्वल टू x दे रखा है तो x क्या है? लेंथ है। इसका मतलब ये सब भी क्या है? लेंथ है, और इनके डायमेंशनल फॉर्मूले इससे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? यहाँ पे इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूलों को इसके बराबर किया है। तो अपन ने अब क्या किया? इंडिविजुअल अपन ने फंक्शन उठाया। जैसे सबसे पहले अपन ने a फंक्शन उठाया, फिर b, फिर c यहाँ पे, और फिर यहाँ पे d। इस तरह से अपन ने फाइनली सबके a b c d के अपन ने क्या किया? यहाँ पे डायमेंशंस कैलकुलेट किया और एक डायमेंशनल फॉर्मूला में उसको अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अपन आगे कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। तो आप लोगों ने नोट किया इस वाले क्वेश्चन को यहां तक। अब अपन क्या देखेंगे? अपन कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के। इसमें अपन 4 एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है अपनी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करने की। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर अपने पास कितने सिस्टम थे? एक सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस था, एमकेएस था, और अपने जो रिसेंटली अपन यूज कर रहे हैं वो क्या है? एसआई सिस्टम है। तो अगर अपने को कोई बोले कि यार सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट होती है, आपको इसको एसआई सिस्टम में बताना है कि कितनी यूनिट होगी, तो आप कैसे मूव करेंगे? तो उसका तरीका है क्या? अपने को ये चीज तो पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर अपन यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? एक मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो अपन ने लिख दिया न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब अगर ये वाली बात सच है तो क्या अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2 एंड सो ऑन। यहां पे मैं और लिख सकता हूं n3 u3 इज इक्वल्स टू n4 u4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पे n क्या है? आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, u क्या है? आपकी एक यूनिट है। तो आपने उसको कैसे लिख दिया? अगर मैं केवल इन दोनों चीजों को देखूं अभी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? यहां पे देखिए आप इसे n1, अगर सपोज मुझे n1 कैलकुलेट करना है, यहां पे तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? n2 कैलकुलेट किया। अगर मुझे n1 करना हो तो मैं कैसे करूंगा? n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। अब मैं n1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? n2 और u2 बाय u1। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो क्या मुझे n1 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। यहां पे u क्या है? आपकी बेस यूनिट है। तो बेस यूनिट को अपन कैसे लिखते हैं?
M2 बाय M1, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है L2 अपॉन L1, और ये वाली लाइन अगर मैं यहां से हटाऊं तो यहां पे क्या आ जाएगा T2 बाय T1, और इनकी कुछ ना कुछ पावर होती है, तो मैंने अभी के लिए इनको क्या पावर दे दी, ABC। तो यहां पे अपन ने क्या कैलकुलेट किया, N2, ठीक है। ये एक सिस्टम था, ये एक सिस्टम था, दोनों सिस्टम अलग थे। अपन ने क्या किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए इस तरह का फॉर्मूला अपन ने डिजाइन कर दिया। अच्छा, जो ये लिखा हुआ है, क्या ये चीज जो लिखी हुई एकदम ट्रू है या नहीं है, इसको भी अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, वापस से मैं वही चीज लिख रहा हूं, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। अब मुझे N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 क्या हो जाएगा, N1 और U1 बाय U2। U1 और U2 क्या है, आपकी बेस यूनिट है, और बेस यूनिट अपने पास कितनी है, L M T, इस तरह से। तो अपन ने क्या लिखा, N1 और L1 अपॉन L2 की पावर A रख दी, M1 अपॉन M2 की पावर मान लो B रख दी, और T1 अपॉन T2 की पावर C रख दी। ये इस तरह से हो गया। ये आपने यहां पे क्या कैलकुलेट कर लिया, N2, और यहां पे क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, N1। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पे 1 वाले जो बेस में थे, सबस्क्रिप्ट में जिसके 1 था वो ऊपर थे, यहां पे जिसके सबस्क्रिप्ट में 2 है वो ऊपर है। तो अपन इस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। तो चाहो तो आप दोनों का इंडिविजुअल फॉर्मूला याद रखो, या फिर बेसिकली बस केवल एक लाइन याद रखो, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। केवल इतनी सी चीज याद रखोगे, आपका काम बन जाएगा। अब अपन इसके बेस पे आगे और भी चीजें देखते हैं। यहां पे मैंने डिफाइन कर रखा है कि मैंने N1 किसको माना है और N2 किसको माना है। तो अब देखिए N2 क्या है, N2 आपकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है सेकंड सिस्टम में, N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम में। सिमिलरली फॉर M1 M2 L1 L2 एंड T1 T2, यहां पे दो सिस्टम की बात हो रही है, तो एक सिस्टम की एक वैल्यू रखी, उसको इक्वेट किया किससे, दूसरे सिस्टम से। और यहां पे खासियत क्या है, जो आप पहली लाइन में यहां पे रीड कर सकते हैं, कि अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कर रहे हैं, तो भले से वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दो, या 1 सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर लिख दो, ठीक है, लिखने का तरीका बदल गया, लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहा ना यार, लेंथ तो इतनी थी तो इतनी ही रही, चाहे कोई से भी सिस्टम में ले जाओ। तो यही चीज यहां पे अपन ने क्या रखा है, मेंशन कर रखा है। तो आप ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, फिर अपन इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब अपन ये न्यूमेरिकल देखेंगे, ये अपने इसी स्लाइड के ऊपर बेस्ड है जो अपन ने अभी देखा। अपन ने क्या देखा है यहाँ पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे मूव करें, अपनी पहली स्लाइड थी। यहाँ पे अपन ने क्या देख रहे हैं, अपन डायमेंशनल एनालिसिस देख रहे हैं। कब, जब अपने को एक फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेकर के जानी है, उसका अपन ने फॉर्मूला इस तरीके से अपन ने देखा, और ये अपन ने यहाँ पे चीजें उसकी मेंशन करी थी कि एक सिस्टम में क्या है, दूसरे सिस्टम में क्या है। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली नाउ वी विल डील वन अनदर एग्जांपल। तो आप देखिए उस एग्जांपल को अपन कैसे कर रहे हैं। आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहां पे अपने को विस्कोसिटी एक टर्मिनोलॉजी है, जब आप फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब आएगी। तो मैंने आपको इस लेक्चर के बिगनिंग में ही कहा था कि फिजिक्स एक आपकी एक पिक्चर है, इस चैप्टर को आप ABCD ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। मूवी में आपके जैसे कास्टिंग होती है, तो यहाँ पे नए नए प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, नए नए एक्टर एक्ट्रेसेस आपको दिख रहे हैं फिजिक्स के। और यहाँ पे अपने को विस्कोसिटी का अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है। ऑलरेडी इन्होंने अपने को एक डायमेंशन दिया हुआ है, लेकिन ये कौन से सिस्टम में है, ये SI सिस्टम में है। अपने को इन्होंने क्या बोला है कि आपको ये बताना है CGS सिस्टम में। SI सिस्टम में अपन विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो 1 पॉइजल होती है, और CGS में वो हो जाती है 10 पॉइज। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अपने को अब यहाँ पे शो करना है कि ये हुआ कैसे। तो अपन उसको कैसे करते हैं, अपन पहले तो लिखते हैं N इज इक्वल्स टू M L T इनवर्स 1। ये अपन ने विस्कोसिटी का डायमेंशन लिख दिया। अब अपन इसको पहले लिखेंगे CGS सिस्टम में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CGS सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहां पे जो आपका मास हो गया, ये किसमें हो गया, ग्राम में। फिर आपका लेंथ क्या है, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो मैंने यहां पे लिख दिया सेंटीमीटर इनवर्स। फिर टाइम आपका किसमें है, सेकंड में। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, S इनवर्स। ये मैंने किसमें लिखा, CGS में। अगर मुझे ये SI सिस्टम में लिखना हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, किलोग्राम मीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स।
ये मैंने लिख दिया इसको एसआई सिस्टम में। अब अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ऑल्दो अपन इसको अभी यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन उसी के बेसिस पे चलेंगे। तो अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पे N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अब ना आप पहले तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप इसको SI लेना चाहते हैं या आप इसको CGS लेना चाहते हैं, दोनों में से कहीं भी एक आप मान लीजिए, ठीक है। मैंने सपोज ऐसा माना कि जो 1 वाले सबस्क्रिप्ट है मैंने उनको क्या मान लिया SI, और 2 वाले जो सबस्क्रिप्ट है उसको मैंने मान लिया CGS। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे N2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, N2 इज इक्वल्स टू N1U1 अपॉन U2। तो विस्कोसिटी का मैंने आपको बताया 1 पॉइजल इक्वल्स टू अपने को कैलकुलेट करना है। तो एसआई सिस्टम में मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 पॉइजल की 1, तो ये मैंने लगा दी यहां पे 1। अब यहां पे मुझे क्या डालना है, L, M और T या MLT जैसे भी आप बोलना चाहें। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ 1 यानी कि एसआई सिस्टम में अपन इसकी पहले यूनिट फिल कर देते हैं यहां पे। तो मैंने लिख दिया kg और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम इसका, ठीक है। फिर उसके बाद मीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये इनवर्स 1 है। और फिर सेकंड्स को लिख दिया S अपॉन S, और ये इसकी भी पावर कितनी है अपनी, -1 है, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्या किया, इस फॉर्मूला में मैंने इस चीज को अरेंज कर दिया जो अपन ने यहां पे देखा था। अब क्या करें अपन इसको, अब मैं कैंसिल आउट करना चाहता हूं चीजों को। मैं चाहता हूं कि मेरी नीचे की जो चीजें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो मैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, केजी, और केजी का पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या मान लू 1 kg। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। फिर यहां पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और इनकी पावर कितनी है, -1। और ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो अब देखिए मेरा क्या, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, N2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1000। यहां पे कुछ भी नहीं तो अपन मल्टीप्लीकेशन मानेंगे। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10⁻², और 10⁻² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से। तो कितना हो गया, 10⁻²। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अपॉन 1 अपॉन 100 लिख सकता हूं 10⁻² को। तो 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे को N2 की वैल्यू कितनी मिली, 10। इसका मतलब क्या हो गया, 1 पॉइजल इज इक्वल्स टू, क्या ये चीज आई अपने पास। और इसी चीज को अपन ने क्या किया, प्रूव कर दिया यहां पे कि जब विस्कोसिटी का जो डायमेंशन है उसको अपन ने क्या किया, सीजीएस और एसआई में कन्वर्ट किया। और फिर अपन क्या जानना चाहते थे कि 1 पॉइजल कितने के बराबर होता है सीजीएस सिस्टम में। तो अपन ने क्या कैलकुलेट किया भाई, 1 पॉइजल इज इक्वल्स टू 10 पॉइज इन सीजीएस सिस्टम। तो वो अपन ने कहा देख लिया, यहां पे देख लिया। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अब अपन अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस अगले क्वेश्चन में आपको यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने को अब 1 न्यूटन जो कि एसआई यूनिट है फोर्स की, उसको अपने को कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में, जिसको अपन किसमें, डाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है डाइन, अपन इसको डाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कैसे होता है, फिर मैं बताता हूं। सबसे पहले आप वही चीज करिए कि पहले तो डायमेंशंस लिख लीजिए एसआई सिस्टम के और सीजीएस सिस्टम के। फोर्स इज इक्वल्स टू एमए, ये अपने को फॉर्मूला पता है। तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, MLT⁻²। ये इसका डायमेंशन होता है एसआई सिस्टम में। अब अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहूं तो ये सीजीएस सिस्टम में कैसा लिखा जाएगा, ग्राम, दिस इज सेंटीमीटर अपॉन दिस। डायमेंशन तो इसके भी यही होंगे, डायमेंशन तो चेंज होते नहीं है, डायमेंशन तो एक ही रहते हैं। तो ये मैंने इसको लिख लिया सीजीएस में इस तरीके से। फिर वही फॉर्मूला जो अपन ने अभी पढ़ा था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, वो क्या था अपना, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। फिर मैं आपसे वही वाली चीज बोलूंगा, आप किसी भी सबस्क्रिप्ट को एक सिस्टम मान लीजिए, दूसरी सबस्क्रिप्ट को दूसरे सिस्टम मान लीजिए। तो यहां पे मैं अगर इसको एसआई मान रहा हूं और इसको सीजीएस मान रहा हूं,
तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे सीजीएस में कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे N2 की वैल्यू पता करनी है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2। और U1 और U2 क्या है, आपकी बेस क्वांटिटीज की चीजें हैं जिनको अपन पावर में लिखते हैं। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अच्छा अब ये 1 न्यूटन अपन क्या कहते हैं एसआई सिस्टम में, तो यानी कि N1 अपना कितना हो गया 1 न्यूटन का 1, तो यहां पे मैंने किया 1। और यहां पे अब अपन क्या करेंगे, वही M अपना यहां पे कितना है, किलोग्राम में है एसआई सिस्टम में। अपन फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो है अपनी वो किसकी है, एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम की यूनिट को अपन ऊपर रखेंगे और सबस्क्रिप्ट 2 में अपन क्या रखेंगे, सीजीएस की। तो मैं यहां पे लिखूंगा किलोग्राम अपॉन ग्राम, और इसकी पावर कितनी आ रही है डायमेंशन में, m की पावर कितनी है 1 और l की पावर भी कितनी है 1, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम हो गया यहाँ पे। फिर अपनी क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, तो लेंथ अपनी किस में होती है एसआई सिस्टम में, मीटर में, और यहाँ पे किस में है, सेंटीमीटर में, इसकी भी पावर कितनी है 1। फिर अपना आ रहा है टाइम, तो यानी कि टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, नॉट टी स्क्वायर, टी की पावर -2, टी की पावर -2 अपॉन टी की पावर -2। ये थोड़ा सा यहां पे कंजस्टेड हो रहा है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। N2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, देन दिस मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, एंड टी की पावर -2 अपॉन टी की पावर -2, और इसकी पावर अपनी कितनी है, ठीक है -2 ही है, तो या तो इंडिविजुअल लिख लो या होल पावर -2 लिख लो, बात बराबर ही है। तो अब यहां पे मैं सेम चीज 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं 1000 ग्राम अपॉन, और ऑब्वियसली 1 तो यहां पे मल्टीप्लाई में है ही सही, यहां पे क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1, और यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अब मेरे पास कितना बचेगा, N2 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 100, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो 1000 इंटू 100 यानी कि क्या हो गया 10⁵, या फिर ऐसे कर दो 5 बार 0 लगा दो, ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया 1 न्यूटन कितने के बराबर हो गया, 10 डाइन के बराबर हो गया। ये आपने क्या किया, एसआई सिस्टम से सीजीएस में आपने जंप मारा, किसके केस में, फोर्स के फॉर्मूला के केस में। फोर्स को अपन ने यूनिट निकाली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका डायमेंशन अपना है MLT इनवर्स 2 एसआई सिस्टम में। इसको अपन को अब कन्वर्ट करना था सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में अपना आंसर कितना है 10 डाइन, यानी कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 डाइन। अगर अभी भी किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मैं क्या बोल रहा हूं, कान को इधर से पकड़ो या घुमा करके पकड़ो, बात बराबर आएगी। आप 1 सेंटीमीटर को या 1 मीटर को पहले आप 100 सेंटीमीटर लिखो, या 1 सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर लिखो, बात तो बराबर ही है ना, इसमें कोई चीज की शक है क्या किसी को। अगर मैं कह रहा हूं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर अपॉन 100, और 1 अपॉन 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। तो यहां से भी वही चीज है, और मतलब आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखो या 1 सेंटीमीटर को इतना लिखो, बात तो बराबर ही है, मतलब तो सेम ही आ रहा है, चाहे आप किसी भी सिस्टम में बात करो। तो यहां पे भी अपन क्या कर रहे हैं, चाहो तो आप उसको 1 न्यूटन कह दो फोर्स को, चाहो तो 10 डाइन कर दो, बात बराबर ही है। तो आप इतनी चीजों को नोट करिए, फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो अब अपन अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन ने एक्सेलरेशन की यूनिट और डायमेंशन निकालना सीख लिया है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये फीट पर सेकंड स्क्वायर में अपने से वैल्यू पूछ रहा है। तो फीट पर सेकंड में जो ये वैल्यू अपने से पूछ रहा है, तो यानी कि अपने को ये पता होना चाहिए कि यहां पे देखिए यूनिट में कितना सा अंतर है, यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पे फीट पर सेकंड स्क्वायर है।
तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं यार सोचने की कि क्या होता है। अपन ने कन्वर्जन देखे थे लास्ट लेक्चर में कि कैसे कन्वर्जन होते हैं। तो 1 मीटर को अगर मैं 100 सेंटीमीटर के बराबर मानता हूं और 1 फिट में, भाई मैं ज्यादा चीजें नहीं जानता, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, है ना। मेरे को 1 मीटर में पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 फिट में मुझे पता है कि 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने फिट हो जाएंगे? 100/30.48, ये कितना आएगा? 3.2 फिट। इतनी चीज तो अपन ने कैलकुलेट कर ली। किन बातों से? केवल इन 2 चीजों से, 1 मीटर और 1 फिट से अपन ने ये वाली चीज नोट कर ली। अब मेरे को क्या करना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे मीटर को फिट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, इसको किस में मुझे कन्वर्ट करना है? फीट पर सेकंड स्क्वायर में। तो मैं क्या करूं? 1 मीटर की जगह में क्या वैल्यू डालूंगा? 3.2 फिट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू 3.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 9.8 इंटू 3.2 कितना होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये मेरे ख्याल से आपका आएगा 32 पॉइंट समथिंग फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपन अप्रोक्सीमेटली इसको 32 ही लेते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में कितनी होती है, तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हैं वहां पे 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी के साथ अपन आगे की और चीजें देखते हैं, आप इसको नोट करिए। फिर अपन डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे एक इक्वेशन की। तो आप लोग नोट करिए इससे पहले। तो आप लोगों ने नोट किया इतना। अब अपन देखेंगे कि डायमेंशन के अंदर ये प्लस पॉइंट है कि अपन जो भी इक्वेशन लिखते हैं बोथ साइड डायमेंशन कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तभी अपन उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डायमेंशनली करेक्ट। कोई भी जैसे इक्वेशन थी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर या E इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर, कोई भी अगर एक इक्वेशन अगर आप कोई साइंटिस्ट बना रहा है नई इक्वेशन, तो वो कैसे उसको मान लेते हैं हम सब लोग कि भाई वो इक्वेशन सही है? हम केवल तभी मानते हैं जब उसके डायमेंशन जो हैं LHS और RHS दोनों के दोनों उसके क्या हो? बराबर हो। तो अब यहां पे आपको जो इक्वेशन यहां पे दे रखी है, अच्छा पहले तो अपन एक थोड़ा सा डिफाइन यहां पे कर लेते हैं कि यहां पे क्या होता है? बोथ द साइड्स आर ऑफ सेम डायमेंशन एंड देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर 2 इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन है जिसका एक LHS और एक RHS है, अगर आपने उसके डायमेंशन को इक्वल कर दिया तो आप क्या बोलेंगे उस इक्वेशन को? इट इज डायमेंशनली करेक्ट। और ये बिल्कुल ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आप 2 आम के साथ 2 आम ही जोड़ सकते हैं, 2 आम के साथ 2 अंगूर या 2 केले नहीं जोड़ सकते हैं। ये बेसिक सी बात है जो अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अपने को एक इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन किसकी है? पेंडुलम की। यहां पे क्या? सिंपल पेंडुलम को अपने को टाइम की इक्वेशन दे रखी है। T इज इक्वल टू 2π√L/G। यहां पे T क्या है? टाइम है। L क्या है? आपकी लेंथ है। और G क्या है? गायरेशन है। गायरेशन को आप एक चिड़िया मान लीजिए, उड़ती हुई चिड़िया। ये आप जब आगे के जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब जिसमें आएगा, या पेंडुलम की जब अपन बात करेंगे, वहां पे आपको गायरेशन के बारे में पता चलेगा। तो एज ऑफ नाउ आप गायरेशन को आप रिलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन से। ये क्या होता है आपका? G, एक्सेलरेशन। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई कांस्टेंट होता है उसको अपन उसका वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, यानी कि उसका डायमेंशन क्या होता है? 1। यहां पे ये जो 2π है ये कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1। तो अब मैं T का डायमेंशन लिखूं। T क्या है? टाइम है। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? L0 M0 T⁻1। यहां पे L और G का मुझे डायमेंशन लिखना है। तो L का डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेंथ का L डिवाइड बाय ये क्या है? G। G क्या अपन मान रहे हैं यहां पे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? अपन ने कैलकुलेट किया था LT−2। कैसे अपन ने कैलकुलेट किया था? स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड का कितना था? LT−1 अपॉन टाइम। तो ये -1, ये वाला +1 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन अपना कितना हो जाएगा? LT−2। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? LT−2। यहां पे एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, और ये पूरा का पूरा किसमें है? रूट में, यानी कि इसकी पावर कितनी है? हाफ है। तो
तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं m0 L0 t की पावर +1, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, t की पावर -2, जिसकी होल पावर कितनी है, हाफ। भाई या तो किसी की पावर हाफ लिख दो या उसको अंडर रूट में कर दो, बात बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसकी पावर हाफ। अब यहां पे देखिए एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे क्या बचा फिर, t की पावर -1, और यहां पे क्या बचा, t की पावर 1। तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि अपन कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं अपन g की वैल्यू निकालने में कोई गलती कर रहे हैं क्या। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये कितना होता है अपना, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि LT इनवर्स 2। तो यहां पे अपन ने LT इनवर्स 2 रखा, एक L से एक L कैंसिल किया, तो बचना तो यही चाहिए यहां पे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या गलती कर रहे थे, अपन ने डायमेंशन भी चेक किया और अपन उसके बाद वहां पे पुट किया। अपन क्या गलती कर रहे थे, ये t की पावर यहाँ पे -2 है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो t है ये प्लस का हो जाएगा, t की पावर 2, और यहाँ पे रूट को अपन ने लिख लिया 1/2। एक 2 से 2 अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, t की पावर 1। तो दोनों के दोनों डायमेंशन कैसे हो गए, इक्वल हो गए। t की पावर 1 इज इक्वल टू t की पावर 1। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देख सकते थे, अगर आपको यहां पे पावर हाफ नहीं करनी है तो अगर आप रूट हटाते तो क्या हो जाता, t का स्क्वायर हो जाता। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू L अपॉन जी आप लिख सकते थे। तो इधर अगर आपका डायमेंशन t स्क्वायर आ रहा है तो उधर भी कितना आता, t स्क्वायर आता। कैसे, जब आपका यहाँ पे 1 अपॉन टी की पावर -2 आ रहा है, जब ऊपर ले रहे थे तो कितना आ रहा था, t स्क्वायर। तो आप यहीं के यहीं भी बैलेंस कर सकते थे, लेकिन अपन ने पावर हाफ ले ली तो एक स्टेप अपना, एक या 2 स्टेप अपना थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो यहां तक की चीजें आप नोट करिए, फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, आपने नोट किया। अब अपन एक और देखते हैं पैटर्न, उसमें क्या है। अब अपन रिलेशनशिप डिराइव करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। यानी कि अभी तक अपन ने क्या क्या चीजें देखी, अभी तक अपन ने सबसे पहला जो एनालिसिस देखा था उसमें अपन ने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव किया। दूसरे में अपन ने क्या किया, डायमेंशनली करेक्ट किया अपन ने इक्वेशन को। और अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन चेक करेंगे कि वो कैसे अपन लिख सकते हैं, अपन उसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे भी ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम आएगा। ये जो लाइन लिखी हुई है आप इसको इसको समझना टेक्निकल टर्म्स में काफी डिफिकल्ट है। तो अपन डायरेक्टली एक एग्जांपल देख करके इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन में पहले अपने को रीड आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, और यहां से अपन जो भी अपन इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे उसको डेराइव करके अपने को एक फाइनल इक्वेशन पे आना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन क्या लिखी हुई है, टाइम के रेस्पेक्ट में लिखी हुई है। एक सैटेलाइट का जो टाइम है जो कि अर्थ के अराउंड घूमती है, और उसके क्या, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, और मास और एक रेडियस। ठीक है, तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, m एंड r। यहां पे ये जो g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में आप अभी अवेयर नहीं होंगे कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो ये अपन पढ़ेंगे इसी कोर्स में, आगे एक टॉपिक आएगा ग्रेविटेशन। तो इसको अपन देखते हैं इसका डायमेंशन क्या आएगा। तो F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स का। तो यहां पे अगर अपने को g कैलकुलेट करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का डायमेंशन मुझे पता है कितना होता है, यूनिट मुझे पता है कितनी होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ml t इनवर्स 2। यहां पे रेडियस क्या है, एक लेंथ है तो मैंने उसको l मान लिया, और m1 m2 क्या है, एक मास है तो मैंने उसको मास मान लिया, m मान लिया, तो m स्क्वायर हो गया यहां पे। तो एक m से एक m कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या अपने पास m की पावर -1 l क्यूब एंड t की पावर -2। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं,
जी की जगह अपन लिख सकते हैं और मैं इनको पावर दे देता हूं ए बी सी, ताकि जब अपन इक्वेशन डेराइव करें तो अपने को आसानी रहे। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, m की पावर माइनस ए, l की पावर माइनस 2a, l की पावर 3a और t की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 2a। ये अपन ने केवल g लिखा। अब अपने को m चाहिए, तो m की पावर कितनी है b, और m क्या है, एक मास है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया m की पावर b मल्टीप्लीकेशन में। और r क्या है, एक लेंथ है, रेडियस क्या होती है, एक लेंथ होती है, तो इसका क्या आ गया l की पावर c। अब मुझे क्या करना है, एक बेस यूनिट को मैं एक साथ रखूंगा, मतलब एक जो बेस यूनिट अपनी m है उनकी पावर्स को एक साथ रखूंगा और उस तरह से फिर एक इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं देखता हूं वाली चीज ऐसे लिख सकते हैं अपन, m की पावर माइनस ए प्लस बी, फिर अपन लिख सकते हैं l की पावर कितनी है 3a और b, तो 3a प्लस बी, और t को अपन लिख सकते हैं t की पावर कितनी है माइनस 2a, ठीक है। और यहां पे जो t है इसका डायमेंशन कितना है 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है इनकी वैल्यूज, a b और c की वैल्यूज अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इनकी इक्वेशन बहुत इजीली डिराइव कर लूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, t को t से इक्वेट किया, तो मेरे पास t की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे t की पावर कितनी है माइनस 2 है, तो 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a, तो मेरे पास a कितना आ गया माइनस हाफ। ये मेरी पहली वैल्यू आई किसकी, a की। फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, अब मैंने एक और इक्वेशन है मेरे पास माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 1, माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू कितनी है मेरे पास 1। अब यहां पे मैंने क्या किया, a की वैल्यू जो ये आई थी मैंने ये यहां पे पुट कर दी, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस हाफ प्लस b इज इक्वल्स टू 1, तो b कितना हो गया 1 माइनस हाफ, जो कि कितना आएगा हाफ। तो b में भी मेरे पास एक वैल्यू आ गई जो कि कितनी आई हाफ। अब मेरे को क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो c में क्या इक्वेशन है मेरे पास, c में कोई इक्वेशन है भी या नहीं है, l की पावर 3a प्लस c, ये b नहीं है ये c है ना। ये l में अपनी इक्वेशन आई थी, यहाँ पे l एक तो 3a था और एक l की पावर c थी, तो l की पावर कितनी हो गई 3a प्लस c, तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी l की पावर 3a प्लस c। इसको अपन इक्वेट कर सकते हैं किससे, 0 से। एक्चुअली अपन यहाँ पे भी इसको 1 से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे l के डायमेंशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये कितने हैं m0 l0 इस तरह से हैं, तो l का डायमेंशन कितना है 0, तो यहाँ पे अपने से गलती हुई है, वो क्या है, यहाँ पे अपन इसको 0 के इक्वेट रखेंगे और यहाँ पे वैल्यू माइनस ऑफ a, तो वो कितनी आ गई हाफ, प्लस b इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 0, और b की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 0 माइनस हाफ, तो ये कितनी आएगी माइनस हाफ। उसी तरह से अपन c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो 3a प्लस c, अब यहाँ पे l की डायमेंशन कितनी है 0, तो 3a प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और a की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है माइनस हाफ प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी प्लस में 3/2, माइनस ऑफ 3/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 3/2। ये एक छोटा सा करेक्शन था इधर अपना कि a प्लस बी किसके बराबर होगा 0। यहां तो देखिए क्या था टाइम, और यहां भी क्या था टाइम, तो अपन एक डायमेंशन को एक डायमेंशन से बैलेंस कर सकते हैं लेकिन ओवरऑल से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे t की पावर 1 थी जिसको अपन ने किसके इक्वेट किया, t की पावर माइनस 2a से, l की पावर को अपन ने l की पावर से किया और m की पावर को m की पावर से किया, तो अपने पास 3 वैल्यू आई, एक तो a की वैल्यू आ गई, यहां से b की वैल्यू आ गई अपने पास, और यहां से c की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे, तो देखिए अपन कैसे पुट करते हैं यहां पे। ये देखें यहाँ पे t प्रोपोर्शनल टू g की पावर a, m की पावर b और r की पावर c, तो अपन यहाँ पे a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी कितनी आई, a इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, b इज इक्वल्स टू माइनस हाफ और c इज इक्वल्स टू 3/2। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वहां पे लिखना पड़ता है,
तो एज ऑफ नाउ मैं यहां पे लिख देता हूं एक कांस्टेंट मेरा कितना आ गया, c या x कुछ भी, मैं एक कांस्टेंट मैंने मान लिया, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एक कांस्टेंट। अब g की पावर कितनी है, a, ठीक है, और a कितना है, हाफ, तो यहां पे क्या आ गया, g की पावर माइनस हाफ। m की पावर कितनी है, b, और वो भी कितना है, माइनस हाफ, तो m इज इक्वल m की पावर माइनस हाफ। और r की पावर कितनी है, 3/2। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो अपन इसको अब कैसे चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू r। अब ये r की पावर 3/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, तो r क्यूब अपॉन g m और होल अंडर रूट, और यहां पे ये अपना कांस्टेंट x, ठीक है। और ये अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो अपन ने कैलकुलेट कर ली, जो कि कितनी है, t इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जीएम, और ये जो x है वो क्या है, कांस्टेंट है, मींस या तो 2π 4π जो भी कांस्टेंट इस इक्वेशन में इन्वॉल्व होता होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक अपन ने ये वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू लिख नहीं रहा हूं, अदरवाइज अपन वो भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने इस कांस्टेंट को एज x से रिप्रेजेंट किया है। तो ये इस इक्वेशन, ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई इस क्वेश्चन की। ये अपना क्वेश्चन था जहां पे अपने को एक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी थी, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g m r, और उसकी पावर अपन ने ली a b और c, और फिर अपने को क्या करना था, इनके डायमेंशन की हेल्प से अपने को a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। वो अपन ने यहां पे देखा, सबसे पहले तो अपन ने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसका अपन ने जो डायमेंशन था वो कैलकुलेट किया, वो अपने पास इतना आया, अपन ने वो यहां पे पुट किया। मास अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको अपन ने लेंथ में कन्वर्ट किया, l की पावर c किया। देन फाइनली अपन ने क्या किया, इसको इस फॉर्मेट में यहां पे लिख दिया, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर यहां पे कितनी है, 1 है, और इसको अपन ने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अपन ने कुछ भी नहीं किया, हर एक की पावर को अपन ने इक्वेट करके a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करी, जो कि अपनी कितनी है, a की पावर माइनस हाफ, b की पावर माइनस, b इज इक्वल टू माइनस हाफ, a इज इक्वल टू माइनस हाफ, और c इज इक्वल टू 3/2। इन वैल्यूज को अपन ने क्या किया, यहां पे पुट किया, और पुट करने से अपने को क्या मिला, ये अपने को इक्वेशन मिली, और यही अपना क्या था, रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इतनी चीजों को नोट कीजिए, फिर अपन आगे की चीज देखते हैं। तो अब अपन आगे की चीज देखते हैं। ये अपनी लास्ट प्रॉपर्टी या एनालिसिस कह लीजिए इसको एक तरह से। इसमें अपन क्या देखेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपन उनके डायमेंशंस जो है निकालना अपन सीखेंगे। तो यहां पे क्या देखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अपन इन जनरल अगर आपको डिफरेंशिएशन अपन करते थे तो क्या लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dy/dx लिखा हुआ है, और सेकंड डेरिवेटिव पे जब अपन जाते थे तो क्या हो जाता है, d2y/dx²। तो अपन ने उसको एक जनरलाइज वे में लिख दिया, d की पावर n इंटू y बाय dx की पावर n, और अगर अपन इसका डायमेंशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, y बाय x की पावर n। सिमिलरली इंटीग्रेशन जब अपन करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या अपन अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू x। इस तरह से अपना ये इसका तरीका है डायमेंशन निकालने का। तो अपन इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ताकि अपने को पता चले कि हो कैसे रहे। तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अच्छा, इन्होंने कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं कि आपको इन चारों का डायमेंशन फॉर्मूला तो निकालना है। यहाँ पे x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, t जो है वो टाइम है, v वेलोसिटी है, और a एक्सेलरेशन है। मतलब इन्होंने ऐसी चीजें बता रखी है जो अपने को ऑलरेडी पता है। तो अब अपन निकालते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का, dx/dt, यानी कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, d की पावर 1 x अपॉन d की पावर 1, इस तरह से ही लिखा हुआ है। तो इसका डायमेंशन अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, x अपॉन t। देखिए क्या इस पैटर्न पे ही आ रहा है। मैंने इसको कैसे लिख दिया, d की पावर 1 x, d की पावर x की पावर 1, ठीक है, dt की पावर 1। इस तरह से अपने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन t की पावर 1, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो x यहां पे क्या है, डिस्टेंस है, और t यहां पे क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस को अपन ने कैसे लिख लिया, l, और टाइम को कैसे लिख लिया, t। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, l t इनवर्स 1,
ये इसका डायमेंशन हो गया एल टी इनवर्स 1। अपन अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर से। तो m क्या है, यहाँ पे अपना मास है, तो वो मैंने क्या लिख लिया m, और यहां पे अपन ने देखा ही था क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे x अपॉन टी स्क्वायर, तो यहां पे लिख लिया टी स्क्वायर। अब मुझे इसका डायमेंशन लिखना है तो कितना हो जाएगा m l t इनवर्स 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। v dt का मतलब क्या हो जाएगा, v इंटू टी का अपने को क्या पता करना है, डायमेंशन। तो वो कैसे करेंगे अपन, यहां पे देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वी टी। v क्या है मेरे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, m l t इनवर्स m 0 होता है, और ये t एक और आ गया यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो t भी कितना हो जाएगा 0 और l की पावर 1। तो इसका डायमेंशन कितना हो गया m0 l1 t0। इसको क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका l और टाइम क्या हो गया t, तो यानी कि एल टी इनवर्स 1। तो अपन ने क्या लिखा, एल टी इनवर्स 1 वेलोसिटी का अपना डायमेंशन हो गया, और t जो है टाइम, उसको अपन ने ऐसे लिख दिया t की पावर 1। तो t की पावर -1 और t की पावर 1 अपन क्या करेंगे, -1 + 1 ये कितना हो जाएगा 0। तो अपन ने लिखा t की पावर 0, l की पावर 1 और m की पावर 0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया थर्ड का, प्रॉब्लम नंबर थर्ड का। अब अपन अगली प्रॉब्लम देखते हैं, वो क्या है फोर्थ। यहां पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो a इंटू टी का अपने को क्या करना है, अब डायमेंशन पता करना है। तो वो कैसे देखेंगे अपन, यहां पे देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू टी। a क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स 2, इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का, और टाइम का मैंने डायमेंशन लिख दिया t की पावर 1। तो ये मेरे पास कितना आ गया, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर कितना -1। ये मेरा इस क्वेश्चन का डायमेंशन आ गया। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के फंक्शंस के भी अपन ने डायमेंशन कैलकुलेट करे। अब यहां पे अपन एक नोट देखते हैं आगे, कि अगर अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या किसी भी ऐसी एक्सपोनेंशियल पावर का या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के भी कोई भी आर्ग्यूमेंट का अगर अपने से कोई डायमेंशन पूछेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो डायमेंशन लेस होता है। यानी कि कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या लॉग में कोई फंक्शन हो, या फिर एक्सपोनेंशियल, जैसा कि अपन ने एक एग्जांपल देखा था जिसमें e की पावर अल्फा बी या कुछ ऐसा आ रहा था, अल्फा टी। तो वहां पे अपन ने क्या किया था, अल्फा टी को किसके इक्वेट किया था, 1 के। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो अपन उसको 1 के इक्वेट करते हैं। ये एक बेसिक सा नोट था, जिसको आप हमेशा आपको याद रखना है। अगर आप इसको भूल जाएंगे और पेपर में आपके कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने हुए, तो यहीं पे गलती होगी। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि इन 3 चीजों पे हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही कहा जाएगा। तो आगे अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। आई होप आप लोगों ने ये चीजें नोट कर ली होंगी। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए यहाँ पे अल्फा में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, और जो जो चीजें गिवन है वो भी लिखी हुई है कि v वेलोसिटी है और f फोर्स है और t टाइम है। यहां पे आपको अल्फा और बीटा के डायमेंशन जो है वो आपको इन्हें बताने हैं। तो कितने होंगे वो अपन देखते हैं। ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है। अब यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्होंने आपको बताया था कि ये डायमेंशन लेस होते हैं, और अपने को यहाँ पे बीटा का डायमेंशन पता करना है। तो साइन बीटा टी ऐसे लिखा हुआ है, तो अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि बीटा टी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इनके डायमेंशन हमेशा किसके बराबर होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1। 1 भी अपन क्यों लिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 अपन ऐसे लिखें m0 l0 t0। तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा टी इज इक्वल्स टू 1, और यहां से बीटा का डायमेंशन कितना आएगा, 1 अपॉन टी।
जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी इनवर्स। तो ये अपना क्या आ गया, बीटा का डायमेंशन आ गया। अब मेरे को निकालना है अल्फा का डायमेंशन, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, अल्फा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। तो ये जो साइन का फंक्शन है डायमेंशनलेस होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1। तो अल्फा के बराबर में क्या रह गया, केवल एफ अपॉन वी स्क्वायर, बाकी क्या हो गया, 1 हो गया। अब एफ क्या है, यहां पे फोर्स है, तो फोर्स को क्या डायमेंशन होती है, एम इंटू ए, यानी कि 1 न्यूटन। तो इसके डायमेंशन क्या हो जाती है, एम एल टी इनवर्स 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और v क्या है, अपनी वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी इनवर्स 1। तो एल टी इनवर्स 1 का क्या, होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एम एल यहां पे स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल -2, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो एल की पावर कितनी आएगी अपनी, -1। टी की पावर कितनी है, -2। यहां भी कितनी है, टी की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा, टी की पावर 0, यानी कि एम एल की पावर -1 आपका क्या हो गया, अल्फा का डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना है, एम एल की पावर -1। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा का डायमेंशन तो ये दोनों चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली, अल्फा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी, दोनों के अपन ने डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अपन यहां पे कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। आप लोग को अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे लिमिटेशंस देख लेंगे। तो आप लोगों ने नोट किया ये। अब अपन कुछ लिमिटेशंस देखेंगे डायमेंशंस की, कि इनकी क्या डायमेंशनल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस होती है। भाई कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमियां तो रह ही जाती है। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो अपन इससे नहीं देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, और ये जो 3 चीजें आपके पास 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये अपन ने प्योरली अपने ऑब्जर्वेशन पे देखे हैं। अपन ने इन 3 पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, उन्हीं के बिहाफ पे अपन ने लिमिटेशन डिजाइन करी है। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, करेक्टनेस ऑफ द कांस्टेंट अपियरिंग इन एन इक्वेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड। अपन ने एक इक्वेशन डेराइव करी थी जी, जिसमें टी प्रोपोर्शनल टू GMR अपन ने किया था। वहां पे मैंने आपको कहा था एक्स आप एक कांस्टेंट मान लीजिए। अब वो एक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू आती है, ये अपन डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते हैं। तो पहली लिमिटेशन तो वो हो गई। दूसरा, एक तो हाँ कि वो कांस्टेंट क्या होगा ये अपने को पता नहीं चलेगा, प्लस उसकी क्या वैल्यू आएगी ये भी नहीं बता पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है, व्हाइल डराइविंग एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। मतलब कि आपने वो जो कांस्टेंट आप लेकर के आए, वो कांस्टेंट क्या था आपको नहीं पता, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए ये भी आप नहीं बता सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। तीसरा पॉइंट ये भी अपन देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपन वेरीफाई या डिराइव नहीं कर सकते हैं। वो जो इक्वेशन अपन ने देखी थी लास्ट एग्जांपल में, जिसमें अल्फा इज इक्वल्स टू वी नॉट और साइन बीटा टी, ऐसी इक्वेशन अपन ने देखी थी। तो वहां पे अपन ने क्या बोला था, एक नोट अपन ने उससे पहले यूज किया था, जहां पे अपन ने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन ये क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो अपन इनको कभी भी डिराइव नहीं कर सकते, ना अपन इनको वेरीफाई कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से कि यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा या यहाँ पे कॉस थीटा आएगा या यहाँ पे लॉग फंक्शन आएगा, अपन नहीं बता सकते। अपन उनको डायमेंशन लेस मानते हैं डायमेंशन एनालिसिस करते टाइम। तो ये बेसिकली इसकी 3 लिमिटेशंस हैं। अब अपन आगे कुछ फंक्शंस देखते हैं, कुछ इक्वेशंस देखते हैं, उनके फॉर्मूले देखेंगे, उनकी यूनिट देखेंगे और उनके डायमेंशन कैसे आ रहे हैं वो चीज देखेंगे। तो ये अपना है चार्ट है यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटीज का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ। तो यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, ये क्या है, सबकी सब लेंथ है, यानी कि इसका यूनिट आपने क्या लगाई, मीटर क्यूब। और हर एक चीज क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, L क्यूब, पहली चीज। दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, m, और वॉल्यूम आपकी क्या होती है, क्यूब में होती है ना, तो यानी कि L क्यूब वॉल्यूम है। तो अपने इसका डायमेंशन क्या हो गया, m L इनवर्स 3। ये अपनी दूसरी चीज हो गई। वेलोसिटी अपन इतनी बार करते हुए आ रहे हैं, L इनवर्स T आएगा, इसका डायमेंशन आप देख ही सकते हैं यहाँ पे
एक्सेलरेशन भी अपन देखते हुए आ रहे हैं, एल इनवर्स -2 कैसे आ रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर फोर्स, ये भी अपन देखते हुए आ रहे हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को अपन ने लिखा m, एक्सेलरेशन को एल टी इनवर्स 2, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, m l t इनवर्स 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वर्क। इसके ऊपर आपके पास एक पूरा का पूरा टॉपिक आएगा जिसको अपन कहते हैं वर्क पावर एनर्जी। वहां पे आपके वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो भी अपना आता है अपन उसकी यूनिट लगाते हैं जूल। अब इसका डायमेंशन कैसा है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, एम एल टी इनवर्स 2, और उसमें क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया वर्क का डायमेंशन। फिर अपन देखते हैं अब एनर्जी का। एनर्जी का भी जो होता है अपना जूल में होता है, और इसका भी डायमेंशन जो है वर्क से मैच करता है। दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। फिर अपन देखते हैं पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 टी इनवर्स 3, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी वॉट, ऐसा ही सिस्टम में। फिर मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम आपका क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या हो गया आपका m, वेलोसिटी आपका क्या हो गया एल टी इनवर्स 2, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 1। फिर अपन देखते हैं इम्पल्स। ये एक्चुअली आपको मैं सारी की सारी चीजें पीडीएफ में पीपीटी में आपको मिलेंगी, बट फिर भी कुछ सेलेक्टेड हैं जो आपके 11th क्लास में कुछ डायमेंशंस या फॉर्मूले काम आएंगे, तो अपन उनको यहाँ पे रफली अपन देखते जा रहे हैं कि इनका क्या होगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का अपने को पता होता है कितना होता है, 1 न्यूटन। तो या तो अपन लिखें उसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अपन डायरेक्टली क्या लिखें, एन, और टाइम का लिख लिया अपन ने सेकेंड का एस, तो यानी कि इसका क्या हो गया, एन डॉट टी, या फिर उसका एन डॉट सेकेंड। ठीक है, और इसका अपन ने डायमेंशन कैसे लिख दिया, एम एल टी इनवर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अपन ने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर अपन ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था, वो अपना कितना आया था, m की पावर -1 एल क्यूब टी इनवर्स 2। ठीक है, आगे कुछ और क्वांटिटीज हैं, इनका भी अपन देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है ओमेगा। एक्सेलरेशन का अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन का, एंगुलर मोमेंटम का एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई, और टॉर्क का ये सब चीजें अभी आपके लिए नहीं हैं। कुछ चीजें आपने 10th क्लास में देखी होगी और कुछ आप बाकी की सारी डिटेल्स अब देखेंगे। तो ये इनकी यूनिट्स होती हैं और ये इनके डायमेंशंस होते हैं। कैसे आते हैं ये बिल्कुल अपन देख लेंगे जब अपन इन चैप्टर्स को डील करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट इज आवर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन आपका क्या होता है, लेंथ अपॉन द मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। तो सेम चीज आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। यंग्स मॉडुलस, ये तो आपने 10th क्लास में देखा ही हुआ है। ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो यानी कि जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस का हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर, सरफेस टेंशन। प्रेशर का देख लेते हैं। ये प्रेशर कुकर वाला प्रेशर नहीं है, ये फिजिक्स वाला प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एरिया, यानी कि मीटर स्क्वायर, तो यानी कि एल स्क्वायर। तो आप एल स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाएंगे, एल ऑफ -2 हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है, मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्स के डायमेंशन को एल इनवर्स 2 से, तो आपको प्रेशर की डायमेंशन मिल जाएगी। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। एनर्जी का अपन ने डायमेंशन देख ही चुका है, और उसको डिवाइड कर दें एरिया इंटू टाइम के डायमेंशन से, तो ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कुछ डायमेंशंस थे, कुछ चार्ट्स था जो मैंने आपको बनाया। बेसिकली अपने यूनिट एंड डायमेंशन की थ्योरी यहीं पे आके समाप्त हो जाती है। इसके आगे अपन एक्सरसाइज देखेंगे, और आप इतनी चीजों को नोट कीजिए, फिर मैं 5 मिनट के लिए आप लोगों से बात करना चाहूंगा। तो अपन ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है, मैं उनको एक बार आपको समराइज कर लूं। अपन ने स्टार्ट किया था एक एग्जाम्पल लेकर के कि अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। फिर अपन ने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, डायमेंशन फॉर्मूला देखे अपन ने। डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद अपन ने डायमेंशनल इक्वेशन देखी। फिर अपन ने क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस किया। उस एनालिसिस में अपन ने सबसे पहले तो देखा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे आते हैं।
एक सिस्टम का कहने का मतलब है अपने पास 4 सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम। तो एक सिस्टम से यूनिट दूसरे सिस्टम में कैसे मूव हो रही है अपन ने वो चीज देखी। दूसरा अपन ने क्या देखा, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है इक्वेशन, एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम देखे अपन ने। तीसरी चीज में अपन ने क्या किया, अपन क्या कर रहे थे, पहले तो जब डायमेंशनली करेक्ट कर रहे थे तब तो अपन क्या कर रहे थे, उनकी पावर्स को देख रहे थे। जब अपन ने थर्ड पॉइंट देखा वहां पे अपन ने क्या किया, इक्वेशन को डेराइव किया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और फाइनली अपन ने क्या देखा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक या नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जैक्टली, अपन ने कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको अपन ने डायमेंशन निकालना सीखा, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें आती हैं आउट ऑफ द बॉक्स। तो अब इसके बाद लास्टली अपन ने क्या देखा, एक चार्ट देखा फिजिकल क्वांटिटीज का। अपन ने मैक्सिमम कितनी क्वांटिटीज ली थी, 22। तो होती तो बहुत ज्यादा है ना, फिजिकल क्वांटिटीज तो अनंत हैं। तो अपन तो कुछ सेलेक्टेड अपन ने देखी जो अपने काम आएगी, उसकी अपन ने यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कभी भी मेरे से ये वाली चीज डिस्कस कर सकते हैं ऑन माई ईमेल आईडी। और मेरी ईमेल आईडी क्या है, phy.aman.mathur.1@gmail.com है ना। आप कभी भी मेरे को इस पे एक अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी इश्यू लगता है। तो ये बहुत इजी चीजें हैं जो अपन ने डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखा। अच्छा, इसका यूज क्या आएगा, जब अपन आगे इक्वेशन देखेंगे तो अपने को बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को, अपने को देखना पड़ेगा कि ये अगर अपने को सपोज यूनिट अपने को याद नहीं रही लेकिन अपने को फॉर्मूला याद रहा, तो फॉर्मूले से अपन यूनिट निकाल सकते हैं और यूनिट का अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर क्या ये वाली बात कहना सही होगा कि आपको डायमेंशन दिया हो तो आप यूनिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। अपन डायमेंशन से यूनिट निकाल सकते हैं और यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 1 अपनी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से, जो अभी तक के कंपटीशन एग्जाम में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर and hope you will enjoy your learning part.